नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। क्या आप सियासत को चमकाने के लिए, तुष्टीकरण की चाल चलने के लिए अपराधियों का धर्म बताया जाएगा? असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में करीब 6,500 एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें 37% मुसलमान हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में जुल्म क्यों हो रहा है? क्या इस देश में वोट बैंक के लिए अपराधियों का भी धर्म देखा जाएगा, आतंकवादियों का भी धर्म बताया जाएगा? लेकिन यह कहानी नई नहीं है। याद कीजिए इशरत जहां एनकाउंटर केस, उस वक्त भी कुछ लोग इशरत जहां को सियासी सिंपैथी देने की पूरी कोशिश कर रहे थे और बाद में खुद 26/11 मुंबई आतंकी हमले में शामिल हेडली ने कहा था कि डेविड हेडली ने कहा था कि इशरत जहां लश्कर से जुड़ी आतंकी थी और आज बात बाटला हाउस की भी होगी, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद ने कहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर की तस्वीरें देखकर सोनिया गांधी रो पड़ी थी और अब इसी केस में आतंकी आरिस खान को दोषी साबित कर दिया गया है। कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में बताते हुए उन्हें फांसी की सजा मुकर्रर की है। तो सवाल है कि आखिर आतंकियों और अपराधियों के नाम पर सिंपैथी वाली यह सियासत क्यों होती है? क्या यह तुष्टीकरण की चाल है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार, तुष्टीकरण के लिए एनकाउंटर पॉलिटिक्स। $6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की। जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी, पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों? आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है? आखिर सियासत चमकाने के नाम पर कौन कौन सी लकीर खींची जाएगी? क्या अपराधियों के नाम पर भी वोट बैंक की गिनती होगी? ओवैसी कह रहे हैं कि यूपी में करीब 6500 एनकाउंटर हुए, जिसमें 37% एक खास धर्म के थे। तो सवाल है कि बाकी 63% अपराधी कौन थे? क्या इन बातों पर भी अब सियासत होगी? वो हिंदू और मुसलमान के रूप में देखते हैं और सरकार या पुलिस अपराध के रूप में देखती है। दृष्टिकोण का अंतर है, मतलब दृष्टि दोष है उनको। साफ जाहिर है कि अभी इनके मन में कोई और एक विभाजन की तस्वीर उभर कर सामने आती है इनके वक्तव्य में। ज़्यादातर तो दलित टारगेट में है, मुस्लिम भी टारगेट पे हैं और जो गैर बीजेपी सपोर्टर जातियां हैं वो भी निशाने पर हैं। जो योगी जी के बिरादरी के लोग ही थे। प्रोटेक्शन एक विशेष जाति को हुआ। और सवाल सिर्फ एक पार्टी का नहीं है। याद कीजिए सितंबर 2008 का बाटला हाउस एनकाउंटर। तब कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद ने कहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर की तस्वीरें देखकर सोनिया गांधी रो पड़ी थी। उस वक्त जो हुकूमत में लोग थे, दिग्विजय सिंह जी को, और हुकूमत में लोग थे कपिल सिब्बल साहब को, उसमें मणिशंकर अय्यर भी उस वक्त हुकूमत में थे। हम उनको लेकर गए, बाटला हाउस में गए, उस जगह का जायजा किया। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ। लेकिन इसी एनकाउंटर के मामले में आतंकी आरिस खान दिल्ली पुलिस के शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या का दोषी साबित हो चुका है और कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुना दी है। बार बार ये कहा जाता है कि अपराधी या आतंकी का कोई धर्म नहीं होता,
उन्हें धर्म के चश्मे से देखना गलत है। फिर क्यों कुछ नेता धर्म के नाम पर वोट बैंक गिनने बैठ जाते हैं? क्या यह तुष्टीकरण का सियासी दांव है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तमाम लोगों को आतंकियों के एनकाउंटर की गिनती आती है, लेकिन पुलिस वाले जितने शहीद हो जाते हैं, कितने घायल हो जाते हैं, उसकी गिनती नहीं कोई करता। क्यों नहीं खून खोलता पुलिस वालों को शहीद देखकर? क्यों नहीं खून खोलता जो पुलिस वाले घायल हो जाते हैं, ताउम्र घायल रहते हैं, उनको सुरक्षाकर्मी जो घायल हो जाते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, उनको देखकर, उनकी कराहट को सुनकर क्यों नहीं लोगों का खून खोलता? आंसू गिरते हैं तो आतंकी पे गिरते हैं। आइए अब मैं आपको एक विश्लेषण बताता हूं, और वो विश्लेषण है एनकाउंटर पॉलिटिक्स का विश्लेषण। और वो विश्लेषण ये है कि तस्वीर एक इशरत जहां, बीजेपी विरोधियों ने फर्जी एनकाउंटर कहा। इशरत जहां को कॉलेज का छात्र बताया गया, डेविड हेडली ने लश्कर का आतंकी बताया। यह सच्चाई है इशरत जहां की। आगे मैं बढ़ता हूं। बाटला हाउस एनकाउंटर 2008 में बाटला हाउस का एनकाउंटर हुआ था। तस्वीरें देखकर सोनिया गांधी के आंसू फूटे थे। कुछ देर पहले आपने सुना सलमान खुर्शीद, उन्होंने तो यहां तक बोला कि हमने वजीर आजम से बात करी। तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, कपिल सिब्बल केंद्रीय मंत्री थे। ये सब लोग बाटला हाउस गए किसके लिए? जिसको आज कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने सजा सुनाई है, यानी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में उसे फांसी की सजा सुनाई है, आरिज खान को, आतंकी को। मैं बढ़ता हूं आगे। तीसरी तस्वीर बुरहान वानी की। याद करिए, बुरहान वानी की तस्वीर को भटका हुआ कश्मीर का नौजवान बताया गया, मास्टर का बेटा बताया गया इसको। आगे मैं बढ़ता हूं, और पाकिस्तान ने बुरहान वानी को अपना हीरो बता दिया। हमारे यहां लोग रो रहे थे जिस दिन बुरहान वानी को मारा जा रहा था। बढ़ता हूं आगे। असाउद्दीन ओवैसी का नाम है अब। आइए, और असाउद्दीन ओवैसी कहते हैं यूपी में एनकाउंटर में 37% मुसलमान जो हैं वो मारे गए, बाकी 63% कौन थे? बढ़ता हूं आगे। वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं क्या ओवैसी साहब? ये स्पष्ट है बिल्कुल। मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं, डॉक्टर अजय आलोक है जेडीयू से, अवनीश अवस्थी हैं आरएसएस से, और मेरे साथ असीम वकार साहब है ओवैसी साहब की पार्टी से। उनका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले ओवैसी साहब की पार्टी के पास ही चलता हूं। सर असीम वकार, मेरा सवाल बहुत स्पष्ट आपसे है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि 37% मुसलमान एनकाउंटर में मारे गए। क्या एनकाउंटर का धर्म देखा जाएगा, अपराधियों का धर्म देखा जाएगा? जरूरी है आपकी राजनीति के लिए? सर अच्छा सवाल आपका। पिछले साल मानसून सत्र से पहले एक बवाल खड़ा हुआ। विपक्ष ने यह कहा कि सरकार जो है वो ब्राह्मणों को मार रही है, ब्राह्मणों की हत्याएं कर रही है, उनके एनकाउंटर कर रही है। तो मानसून सत्र शुरू होने से पहले योगी सरकार ने एक तैयारी की कि कैसे विपक्ष को शांत करना है। तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी, जारी की। जनता को तो या तो सरकार से मिलेगी या खबरों से मिलेगी। तो उस लिस्ट के हिसाब से, जो लिस्ट जारी हुई थी उसके हिसाब से जो आंकड़े थे वो आपके सामने हैं। उसी का एक पार्ट ये भी है कि 124 अपराधी ऐसे मारे गए जिनमें 45 मुसलमान, 11 ब्राह्मण, 8 यादव और 58 में से ठाकुर, वैश्य, SC और ST। अभी जो 124 में 45 मुसलमान हैं, अगर 124 का परसेंटेज निकालिएगा तो ये 45 जो है वो 37% ही आता है। नहीं, आपकी बात आपने नहीं, आप कह रहे हैं कि ये 37% आता है। पहले बताइए। नहीं, आप अपराधियों को गिन रहे हैं। कितने पुलिस वाले शहीद हुए हैं, कितने पुलिस वाले घायल हुए हैं? आपको और ओवैसी साहब को उसका ज्ञान नहीं था आंकड़ों में? उन सब नहीं तो धर्म क्यों देखा जा रहा है अपराधियों का? अपराधियों का धर्म देख के कार्रवाई होती है। सुनिए सर, मैं तो सुन ही रहा हूं आपको। आपको 1.5 मिनट सुना। ये सवाल है मेरा। हुआ हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन्हीं के साथ खड़ी है, पुलिस वालों के साथ खड़ी है। लेकिन आपको याद होगा पुलिस वालों का तो जिक्र ही नहीं हुआ। पुलिस वाले जो शहीद हुए उस आंकड़े का तो जिक्र ही नहीं हुआ। पुलिस वाले जो घायल हुए उस आंकड़े का तो जिक्र ही नहीं हुआ। जिक्र हुआ तो 37% मुसलमानों का। सर आंकड़ा कहां से आया? मैं पूछ रहा हूं आपसे, सरकार क्यों दे रही है आंकड़ा? सरकार क्यों दे रही है? कितने पुलिस वाले शहीद हुए आपको नंबर पता है? अखबार दिखा क्यों रहा है उसको? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कितने पुलिस वाले शहीद हुए? 37% अपराधियों का तो धर्म निकाल लिया। पुलिस वाले कितने शहीद हुए? कितने मासूम लोगों को मारा है? नंबर पता है आपको?
कितने पुलिस वाले घायल हुए, नंबर पता है आपको? मैं कह रहा हूं जितने भी असीम पुलिस अकाशी। वाले हमारे शहीद हुए हैं, हम सब, हमारी संवेदनाएं उनके क्या साथ हैं। संवेदना है? हम सब उनके परिवारों के साथ खड़े हैं। कैसे साथ खड़े हैं? नहीं सर, अब आप कुछ भी कह लीजिए। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो आपसे सवाल कह पूछ रहा हूं कि आपसे। अगर जो सरकार ये आंकड़ा जारी कर रही है, नेता ने बोला, जो सरकार ये आंकड़ा आपके जारी कर रही है, तो आपके आपने सरकार सर्वोच्च से नेता ने पूछा बोला, मैं तो उस पे कि सवाल पूछ रहा सरकार हूं ने ये आपसे। क्यों नहीं कहा कि 124 अपराधी मारे गए? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये 37% मुसलमान सर, आप आपको ये दिखे, बताइए। लेकिन आपको पुलिस वाले दिखे, सुरक्षाकर्मी दिखे, जो शहीद हुए, जो घायल नहीं हुए, दिखे आपको? सर दिखे आपको? हमने आपसे सुना और उसके बाद जबान से कहा। पहले आपको दिखे, ये सबसे आपने पहले तो ओवैसी बताया, साहब की जबान से आपने निकला। रिपोर्ट जारी की, आपने छापा, आपने देश को बताया कि हमने मुसलमान मारे। आपने बताया देश को कि हमने मुसलमान मारे। तो कितने मारे? अच्छा, कितने परसेंट मारे? अपराधियों को तभी हमको मारने में दिखा। जुल्म क्यों है? जो जुल्म करते हैं उनको मारने में जुल्म क्यों है, मुझे बताइए। अपराधियों के साथ क्या करा जाए? आरती उतारी जाए अपराधियों की? क्या करा जाना देखिए, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि न जाने कितने पुलिस वाले इसलिए जेल में हैं कि उन्होंने न जाने कितने ऐसे बेचारे मासूमों को मार दिया जिनका अपराध ही नहीं था कोई, उनके एनकाउंटर कर दिए, फर्जी एनकाउंटर किए गए। कोर्ट है, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। कोर्ट है, आप बिल्कुल। इस बात से इनकार नहीं कर इस सकते। देश में कहा गया इशरत जहां आतंकी नहीं है। तमगों को बढ़ाने इस के देश लिए में कहा गया इशरत जहां पॉलिटिकल आतंकी माइलेज नहीं लेने है। के लिए फर्जी एनकाउंटर भी होते हैं। डेविड हेडली ने क्या कहा? डेविड हेडली ने क्या कहा? इस देश में कहा गया इशरत जहां आतंकी नहीं है, आतंकी निकली। इस देश में बाटला हाउस में एनकाउंटर होता है तो उसमें आंसू बहाए जाते हैं, लेकिन वो आतंकी निकला जिसको सजाए मौत मिली है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। सर एक 30 सेकंड और जवाब सुन लीजिए। जी सर। बहुत अच्छा सा छोटा सा जवाब देना चाह रहा हूं। हमारा देश में जो सरकार चल रही है, इस सरकार ने, इस पार्टी ने एक ऐसे लोगों को अपना टिकट देकर जिताकर लोकसभा में बिठा दिया है जिन पर आज भी अदालत में आतंकी मुकदमा चल रहा है, बम ब्लास्ट का मुकदमा चल रहा है। ऐसे लोग हमारी लोकसभा में बैठे हैं। इस बात से इनकार करेंगे आप? मैं तो आपको हेडली दिख रहा है, बहुत अच्छी मुसलमान बात वाली है। बात पर हमको भी दिख रहा है, पूछ रहा हूं, हमको भी दिख रहा है। आपके पास हम भी जवाब आतंकवाद नहीं के है। खिलाफ है। मैं अब संबित पात्रा हम भी आतंकवाद के खिलाफ है सर। संबित पात्रा आज के विश्लेषण के अंदर मैंने 4 तस्वीरें दिखाई, ये कहां का इंसाफ 3 है? एनकाउंटर की और एक ओवैसी साहब की। इशरत जहां, बाटला हाउस, बुरहान वानी और 37% मुसलमान मारे जा रहे हैं एनकाउंटर के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर एक धर्म विशेष को टारगेट कर रही है, जो ओवैसी साहब को आरोप है? जवाब। चलिए अमीश भाई, अगर गणित ही खेलना है तो थोड़ा गणित हम भी कर लेते हैं। देखिए, अगर ये कहा गया कि 37% एक विशेष समुदाय के लोगों को एनकाउंटर में मार दिया गया है, एक विशेष समुदाय के लोगों को आतंकवादी कहा जा रहा है, तो आपने तो 63 वाला आंकड़ा दिखाया। मैं पूछता हूँ और एक चैलेंज थ्रो करता हूँ, कोई भी इसको सॉल्व कर सकता है। पूरे विश्व में जितने भी आतंकवादी घटना घटे हैं, अभी तक जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, अगर धर्म क्या, क्योंकि हम तो नहीं मानते हैं, हम तो कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, मगर अगर धर्म के आधार पर ही गणित खेलना है तो कैलकुलेशन करिए। जब से आतंकवाद शुरू हुआ है अब तक जितनी भी आतंकवादी घटनाएं घटी हैं पूरे विश्व में, वो फिर कौन से धर्म के हैं? क्या 100% लोग किसी एक धर्म विशेष के होंगे? हम ऐसा नहीं मानते, हम धर्म को नहीं लाना चाहते हैं, मगर चूंकि आप धर्म के आधार पर धर्म खेल रहे हो तो फिर आपको ये कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। उस समय जब ये कैलकुलेशन करने का वक्त आता है तब आप कहते हैं नहीं, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। कभी भी आतंकवाद को धर्म से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। मगर जब फांसी होती है तो याकूब मेमन को फांसी नहीं होनी चाहिए बिकॉज ही वॉज अ मुस्लिम। अफजल गुरु हीरो था बिकॉज ही इज़ अ मुस्लिम। और उस समय आप अकबरुद्दीन, असउद्दीन ओवैसी के अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन जो MLA हैं, उन्होंने कहा था ये अफजल कसाब को इसलिए फांसी हुआ। 2012 का स्टेटमेंट है, मैं डे भी बता दूंगा किस दिन बताया था। 2012 में अकबरुद्दीन जी ने कहा कि अफजल अजमल कसाब को फांसी इसलिए हो गई क्योंकि वो पाकिस्तान का बेटा था। और नरेंद्र मोदी जी को गुजरात के विषय में फांसी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का लड़का है। पाकिस्तान के लड़के को हिंदुस्तान में फांसी हो सकती है मगर हिंदुस्तान के लड़के को हिंदुस्तान में फांसी नहीं हो सकती है।
मगर जब आपको ठीक लगे तब आप कहिएगा कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। आप बताइए 100% आतंकवादी किस धर्म विशेष के हैं? मैं धर्म का नाम नहीं ले रहा हूं, कैलकुलेशन करके बता दीजिए। अच्छा ये रहता कि ये 37% अपराधियों की आपने जो बात करी उसमें कहते हैं कि 37% की संख्या क्यों आ रही है, ये 0 होनी चाहिए, ये मुसलमानों के अंदर 0 होनी चाहिए, यहां पर क्यों कोई अपराधी पैदा हो, लेकिन आप उल्टा बरगलाने का बात काम कर रहे हैं। जवाब असीम वकार साहब, सब शांत रहिएगा। अब आप वकार साहब। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये हर धर्म में, हर जाति में 0 होना चाहिए अपराधी। लेकिन अपराधी तब 0 होंगे जब अलीमुद्दीन अंसारी को मारने वालों को सजा मिलेगी। अपराधी तब 0 होंगे जब पहलू खान के मारने वाले कातिलों के बारे में पुलिस ये नहीं कहेगी कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अपराधी तब 0 होंगे जब अभी कल मुबारक नाम का एक बच्चा, मुबारक अंसारी, हजारीबाग में रांची से 30 किलोमीटर दूर उसकी लिंचिंग हो गई। पहले पैर तोड़ा गया, फिर सीने की हड्डी तोड़ी गई, उसके बाद उसकी गला दबाया गया। आप अपराधी एक ही तो कौम में देख रहे हैं, और बाकी लोग जो पहलू खान को मार रहे हैं, जो पूरी भीड़ अखलाक के घर पे चढ़ के मार के आई, वो अपराधी नहीं है। अखलाक ने कौन सा अपराध किया था? संबित पात्रा अखलाक के बच्चे ने कौन सा अपराध किया था? जवाब संबित 30 सेकंड्स। खाली मुसलमान अपराधी है, और आप जो पैसे दे देकर उनको बढ़ा रहे हैं। आपने तो मुझे तो मैं तो बीच में कह रहा था, आपने मुझे चिल्ला करके कहा संबित जी आप शांत रहिएगा, मगर जो लोग बीच में चिल्ला रहे हैं उनके लिए तो एक आवाज नहीं कर रही अमीश जी आपकी। आपने अपनी बात कही असीम वकार, संबित अब आप बोलिए। देखिए अमीश जी, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आपने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया जब असीम वकार कह रहे थे। आपने क्या सवाल पूछा? आपने कहा कि अपराधी 0 क्यों नहीं होते हैं। असीम वकार जी ने कहा अपराधी 0 तब होगा जब कोई पहलू खान नहीं मारा जाएगा, वरना तो अपराधी होगा। इन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है, आतंकवाद और अपराध का जस्टिफिकेशन दिया है। देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोला था, अमीश भाई मैंने तो एक भी आवाज नहीं निकाली थी, तब भी आपने मुझे चेतावनी दे दी थी कि आप बिल्कुल शांत रहिएगा। मैं तो बीच में कभी बोला नहीं था, मगर इनको चेतावनी दीजिए जरा। देखिए इन्होंने जस्टिफिकेशन दिया, इन्होंने जस्टिफिकेशन दे के कहा कि अगर एक पहलू खान मारा जाएगा, इखलाक मारा जाएगा, तो अपराधी और आतंक तो रहेगा ही, मतलब बदला लिया जाएगा। आप सोचिए ओपन टेलीविजन डिबेट में यहां पर AIMIM के स्पोक्सपर्सन कह रहे हैं कि 0 नहीं होगा, हम बदला लेंगे। क्यों? अभी चंद दिनों पहले रिंकू शर्मा मारा गया था, अंकित मारा गया था, याद करिए पुलिस का अधिकारी था, अंकित को मारा गया था, उसका वो हाथ का तस्वीर हम सबको सपने में दिखाई देता है, कूड़ेदान में उसे फेंक दिया गया था। आप याद करिए किस प्रकार से फिर चिल्लाए बीच में, ये फिर चिल्लाए बीच में। नहीं ये इनको बोलिए ये एनकाउंटर रोके बीच में, चिल्लाना ठीक नहीं है, मैं भी चिल्ला सकता हूं। आप याद करिए कितने हिंदुओं को मारा गया है। आप मुजम्मत बाद में करिएगा, पहले अपने सोच का मरम्मत करिए। आपके सोच में डिफेक्ट है, आपकी सोच खराब है, उसकी मरम्मत करिए पहले, बाद में मजम्मत करिएगा। मैं मजम्मत करता हूं आप लोगों ने जिस प्रकार की आपने अभी जो बात कही ना कि एक पहलू खान मारा जाएगा तो अपराध 0 नहीं होगा, हम उसका बदला लेंगे, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। आप अपनी सोच की मरम्मत करिए। और याद रखिए वही पार्टी है AIMIM जिसने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर क्या होगा हम दिखाएंगे। वो हमें सिखाने वाले हैं, आप हमें सिखाएंगे आतंकवाद क्या होता है। मैंने पूछा ना 100% आतंकवादी कौन होता है। ठीक है, अगर आप हिसाब कर रहे हैं कि 35% लोगों को या 37% लोगों को मार दिया गया, पहले बताइए ये केवल 37% क्यों है? 100% आतंकवादी किस धर्म के हैं? मैं तो नहीं मानता धर्म को, मगर आप जवाब दीजिए कि 100% आतंकवादी जो हैं वो किस धर्म के होते हैं? इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। अखिलेश जी, बाटला हाउस एनकाउंटर पर आज फैसला आया और जिसके बाद बीजेपी के नेताओं ने, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट करा, कांग्रेस पर सवाल खड़ा करे, ममता बनर्जी पर सवाल खड़ा करा है। क्या आपको लगता है जो सलमान खुर्शीद ने 10 फरवरी 2012 को बोला था, या फिर ओवैसी साहब जो अब बोल रहे हैं, कुछ फर्क नहीं है दोनों बातों में, दोनों तुष्टीकरण की बातें हैं? देखिए अमीश जी, जब से ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 इस देश में हुकूमत करने आई है, उसके बाद एक उसके छोटे भाई का प्रादुर्भाव हुआ है, ओवैसी साहब का। आज देश में चुनाव हो रहा है, लेकिन बहस हो रही है ओवैसी साहब और बीजेपी की। क्यों? क्योंकि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं हैं देश को पोलराइज करने के लिए, और वो
मुद्दे दे दिए गए हैं और आदेश आ गया है। गोदी मीडिया जी उस पर बहस करना शुरू कर दिए हैं। बैंक डूब रहे हैं, दर्जनों बैंक बिकने जा रहे हैं, बैंकों की स्ट्राइक चल रही है, सारे जगह ट्रांजैक्शन रुक गया है, उस पर बहस नहीं होगी। रोजगार के लिए नौजवान सड़कों पर उतर करके अपनी रोजी अभी आपने मीडिया पर तो ब्लेम लगा दिया कि मीडिया को आदेश आ गया। सलमान खुर्शीद को 2012 में किसने आदेश दिया था ये कहने के लिए कि सोनिया जी रो रही है? किसने आदेश दिया था कि देश के वजीर आजम, जो उनकी मुख से उन्होंने बोला कि देश के प्रधानमंत्री से वार्तालाप मैंने करा इसको लेकर, और मैं केंद्रीय मंत्री को एनकाउंटर की जगह लेकर गया जहां पर एनकाउंटर हुआ, उधर लेके गया, आतंकियों वाली जगह पर लेकर गया मैं। ये केवल सलमान खुर्शीद को किसने आदेश दिया था? और मैं आपसे पूछता हूं, ये आईएसएफ से समझौता करने का आदेश आपको किसने दिया? उसके अलावा बदरुद्दीन अजमल से समझौता करने का आदेश आपको किसने दिया? आनंद शर्मा किसकी गोदी में बैठे हुए हैं? गुलाम नबी आजाद किसकी गोदी में बैठे हुए हैं? जब आप गोदी की बात करते हैं ना, तो अब कांग्रेस को अपना दामन जरूर सोचना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि आप तो अपने 23 नेताओं को कह रहे हैं वो नरेंद्र मोदी की गोदी में बैठे हुए हैं। सही बात। तो सलमान खुर्शीद को किसने आदेश दिया था? आज आप पर्दाफाश कर दीजिए पूरा। किसने बोला था सलमान भाई को ऐसा बोलने की? अमीश जी, अखिलेश जी, आप भी बड़े वरिष्ठ हैं। 30 सेकंड अखिलेश जी बोलिए। जी, सही बात बड़ी तेज चुभती है, आपने उसका प्रमाण दिया, बातों की सत्यता को आपने प्रमाणित किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। देखिए, बात दरअसल में यह है कि जो भी बीजेपी से असहमत है उसके ऊपर मुकदमे होंगे, उसे धमकी दी जाएगी, उसे जेलों में बंद किया जाएगा, उस पर आपराधिक मुकदमे लगाए जाएंगे, लह जाएंगे तो FIR भी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में एक क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट चल रही है। अपराधियों का यहाँ पे सरकार से और सरकारी मशीनरी से जबरदस्त साठगाड़ा है। तो आप ओवैसी के साथ खड़े हैं? अरे वो आप किस विषय पर? जनाब रुकिए जनाब, मैं सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आपने बोला क्रिमिनल फ्रेंडली सरकार चल रही है और ओवैसी की बात को आप सेकंड कर रहे हैं, तो आप असाउद्दीन ओवैसी के साथ खड़े हैं इस विषय पर। मैंने आपको बताया, थोड़ा ध्यान से सुना। मैं तो ध्यान से सुना हूं, आप बता दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए, आप ओवैसी के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? चुप हो तो बताऊं जी। ओवैसी और बीजेपी A और B टीम है। पहले मैंने कहा था, ना सुना तो फिर सुन लें। क्लियर हुआ आपको? ओवैसी ने सही कहा है? सर, ये A और B टीम की बात नहीं है, अभी सवाल ये है ओवैसी ने सही कहा या गलत कहा? रुकिए भाई अखिलेश जी, मैं तो आपको पूरा चांस दे रहा हूं बोलने का। मैं तो आपसे बड़ा सरल सवाल पूछ रहा हूं, ओवैसी ने सही कहा या गलत कहा? अच्छा सुनिए, ओवैसी जी के बारे में जवाब दूंगा, लेकिन ध्यान से सुनिए। ये जो मैं कह रहा हूं, मैं सिर्फ अकेले नहीं कह रहा हूं। ओवैसी जी के बारे में यही बात जो हमारे उन्नाव से सांसद हैं साक्षी महाराज ने बिहार के चुनाव के बाद ऑन कैमरा बोला था कि वो तो मेरी भी टीम है, वो हमारे लिए काम करते हैं। तो ये जो आप लोगों का बीजेपी और ओवैसी साहब की नूरा कुश्ती शुरू हुई है ना चुनाव के दरमियान, कि चीजों को भटकाया जाए, ये दोनों एक बीते, लेकिन पब्लिक समझ रही है। ओवैसी साहब ने सही कहा या ठीक है, आपने जो सवाल पूछा बोला, आपने जो बात बोली उसका रिएक्शन मैं लूंगा, लेकिन मैं असीम वकार से भी, डॉक्टर पात्रा से भी, लेकिन ओवैसी साहब ने सही बोला या गलत बोला? ओवैसी साहब या योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है? थोड़ा ध्यान से सुना करिए भाई, अरे थोड़ा ध्यान से सुना करिए। योगी सरकार को मैंने फिर बता दे रहा हूँ, ओवैसी साहब ने वही बोला जो बीजेपी ने उनसे बोलने के लिए कहा, और हमेशा वही तो मतलब योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता सुन लीजिए। अरे मतलब सब पब्लिक समझ लेगी, चिंता मत करिए। आप क्यों इतना व्यथित हो जाते हैं भाई? बीजेपी का प्रवक्ता, आप ओवैसी को गलत भी नहीं कह रहे, आप ओवैसी को सही भी नहीं कह रहे। अब आप पब्लिक अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा ओवैसी ने गलत कहा, बड़ी भारी बीमारी, अब आप कह रहे ओवैसी ने सही कहा। चुप रहने का भी थोड़ा सीख लिया करिए। सर मैं तो चुप हो जाता हूं। चलिए, सही कहा गलत क्या? 30 सेकंड आपके। सुनिए जी, देखिए मैंने फिर दोहरा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट है। बीजेपी पोलराइज कराने के लिए जो उनका साथ न दे, वो गैर हिंदू है, वो पाकिस्तानी है, वो फलाना धमाका है। जो ओवैसी साहब को सूट न करे, वो ओवैसी साहब हिंदुओं के बारे में ऐसा कहते हैं। ये दोनों लोग एक दूसरे के लिए ऑक्सीजन देते रहते हैं, अपना एक दूसरे के छोटे भाई बड़े भाई हैं, एक दूसरे से अपना नूरा कुश्ती करते रहते हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है, आप ओवैसी को सही भी नहीं मान सकते, गलत भी नहीं मान सकते। कौन कंफ्यूज है वो जनता तय कर ले रही है जनाब। परेशान आप कितने ज्ञानी हैं, बार-बार बी टीम सी टीम बोला जा रहा है। आप कितने ओके, असीम वकार, इसका जवाब, इस पे जवाब 30 सेकंड का। संबित मैं आपको वक्त दूंगा, संबित और अजय आलोक और अवस्थी जी, मैं आपके पास आऊंगा, तौसीफ आपके पास भी आऊंगा। क्विकली जवाब इसका, असीम वकार।
जो अखिलेश जी ने बोला, आप बी टीम है। कौन सी बात का जवाब चाह रहे हैं आप? कि कांग्रेस मान रही है कि आप बी टीम है बीजेपी की। अच्छा, इनसे पूछिए कि अभी जो 19 में विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में हुआ है, उस चुनाव से पहले शिवसेना किसकी बी टीम थी और अब कांग्रेस किसकी बी टीम है? जवाब दे दीजिए सर। बताइए अखिलेश जी, जवाब अखिलेश दीजिए। भाई, हमारा तो जो है साफ साफ है, दिख रहा है, और साथ आने के बाद वो चीजें भी, परिवर्तन भी दिख रहा है। जी हम अच्छा, हम आप लोग, भी वॉशिंग हम मशीन लोग हो जो गए? है एक से सुनिए जनाब, सुन लीजिए, हम ये बात सिर्फ अपने तरफ से नहीं कर रहे हैं। आप भी वॉशिंग मशीन हो गए? बीजेपी के आप भी वॉशिंग मशीन हो गए बीजेपी की तरह से? आदरणीय सांसद साक्षी महाराज ने स्वयं कैमरे पे कहा है और लोगों को पता भी है, बताने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे इस देश में। मुद्दों से कैसे देश का ध्यान भटकाया जाए, मोदी जी। और चलिए बस चुप हो गया मैं। सर, अब साक्षी महाराज की बात मानने ले रहे हैं बीजेपी के सांसद की, ये कितनी ज्यादा कितना फॉलो कर रहे हैं बीजेपी एमपी को। मतलब मोहब्बत देखिए साक्षी महाराज से इनकी, कि सारी बातें उसकी मानने ले रहे हैं। खाली उसने एमआईएम के बारे में बोल दिया। अगर कल को आसिम वकार ये कह दें कि राहुल जी जो नेकर पहन रहे हैं वो खाकी है, तो आप क्या उसी तरह मानेंगे? उतना ही मानेंगे? बोलिए सर, मानेंगे आप? अगर मैं ये आरोप लगा दूंगा आपके ऊपर कि आपके अंदर से जो नेकर है वो खाकी है, आप मानेंगे इस बात को? अगर आप मानिए तो मैं भी मान लेता हूं फिर। देखिए जनाब, हाँ बोलिए सर। यही तो काम चल रहा है इस देश में जब से ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 आई है। मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने, और ध्यान भटकाने के लिए आपका प्रयोग, और आप ठीक है, ये पुरानी बात हो गई। मैं अजय आलोक को भी लेके आता हूँ चर्चा के अंदर। अजय आलोक, बाटला हाउस एनकाउंटर हो, इशरत जहां का मामला हो, या फिर ओवैसी साहब का इस बारी का मामला हो, क्या आपको लगता है एनकाउंटर को लेकर राजनीति जो है वो वाकई दुखद है? क्योंकि अब तो बिहार में भी एमएलए और मंत्री चिल्लाने लग गए हैं कि हमें भी एनकाउंटर वाली सरकार चाहिए। अजय आलोक, बिहार में सरकार बनने हुए भी 15-16 साल हो चुके हैं। जहां तक एनकाउंटर की बात है तो बिहार में सरकार बने हुए 15-16 साल हो चुके हैं। रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश्ड है, 8000 से ऊपर एनकाउंटर हो चुके हैं। इसलिए बिहार को किसी मॉडल की जरूरत नहीं है। बिहार का मॉडल बाकी देश, बाकी राज्य जरूर अपना रहे हैं, चाहे वो बिजली योजना हो, प्रीपेड योजना हो, कन्या पोशाक योजना हो, हर घर बिजली का योजना हो, हर घर पानी की योजना हो। खैर, इतर हो गई बात। ओवैसी साहब की बात सुन के मुझे एक बात की हंसी ज़रूर आई कि पहली बार मैंने सुना कि एनकाउंटर में भी परसेंट गिना के क्या साबित करना चाह रहे हैं। ये एनकाउंटर में भी आरक्षण चाह रहे हैं क्या? कि इतने % मुसलमानों का एनकाउंटर क्यों हुआ, तो एनकाउंटर को भी आरक्षण दे दीजिए भाई। दूसरी बात, ओवैसी साहब खुद वकील रहे हुए हैं, वो जानते हैं कि हर एनकाउंटर, चाहे देश भर में जितने एनकाउंटर हो किसी भी राज्य में, एनकाउंटर होने के बाद जज के पास जाके एनकाउंटर की वेरिफिकेशन होती है, और अगर कोई फर्जी एनकाउंटर होता है तो उस पर क्वेश्चन हो जाता है, जिसमें पुलिस वाले की नौकरी भी जा सकती है। ना यूपी में ना बिहार में आज तक किसी एनकाउंटर पर सवाल नहीं हुआ, तो क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो जाएगा? थोड़ा संभल के बोलिए, ये लोग जितने फर्जी इनकाउंटर कर रहे हैं ये लोग। तीसरी बात, कौन बोल रहा है? वो पार्टी बोल रही है जो कहती है कि 20 करोड़ हिंदुओं को छोड़ दो 15 मिनट के लिए, तब बताते हैं क्या हो जाएगा 100 करोड़ हिंदुओं का। ये चाहते क्या है देश में? और सबसे बड़ी बात, वकार साहब से मैं नहीं लड़ूंगा, मैं तो बोलूंगा, समझाऊंगा, लेकिन वो वही काम करेंगे। वकार साहब से तो लड़ने के लिए यहाँ पे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी बैठी हुई है। आपके स्क्रीन पे देखिए, अभी 5 मिनट के अंदर सौतेले भाइयों की तरफ भिड़ जाएंगे। कोई बी टीम कहेगा, कोई सी टीम कहेगा, कोई चचा कहेगा, कोई भतीजा कहेगा। अभी हमारे चचा, अखिलेश चचा आपको कह रहे थे कि गोदी मीडिया शुरू हो जाएगी बहस करने उसी बात पे, इस पर क्यों नहीं बहस होती है, उस पर क्यों नहीं बहस होती है। आप कहीं रोल डिफाइन करने लगे, तो जरा पूछ लीजिए कि अगर गोदी मीडिया, इतनी नफरत है गोदी मीडिया से, तो फिर आके बहस क्यों करते हैं गोदी मीडिया पे। और यूपी में अगर इतने फर्जी केस लग रहे हैं, तो अखिलेश जी तो डेली मोदी जी के गुण गाते हैं। कितने मुकदमे हुए अखिलेश जी पे, जरा बताएं नेशनल टीवी पे, अखिलेश जी पे कितने मुकदमे हो गए, हम लोग को भी जरा पता चलेगा। तो फर्जी बातें नहीं करनी चाहिए। चचा, आपसे क्या सीख रहे हैं हम लोग इतना सीखे हुए हैं आपसे। नई पीढ़ी क्या सीखेगी आपसे, इतना झूठ बोलिएगा सीधे स्क्रीन पे आके। तो
ठीक है, राजनीतिक रोटियां सेकिए, मोदी जी का गुणगान कीजिए, वो आपको काम है। अखिलेश जी जवाब फर्जी दीजिए। नहीं है ना। देखिए अमीश जी, ये जो बच्चे ने अभी बोला है शायद इनको ना पता हो कि उत्तर प्रदेश दुनिया का पहला प्रदेश है, हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का पहला प्रदेश है कि जो अपने भाजपा के और अपने लोगों से मुकदमे वापस लेने के लिए विधानसभा में बिल लेके आया और 20,000 मुकदमे वापस किए हैं, जिसमें बीजेपी का सिख नेतृत्व से लेके के नख नेतृत्व तक से मुकदमे वापस हुए हैं। अगर इतने क्रिमिनल फ्रेंडली नहीं होते या इतने जिन्विन अपने आप को समझते तो अदालत से अपने आप को जी बड़ी खबर है अवस्थी जी। अवनीश अवस्थी पर प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके कहा कि सोनिया गांधी को बाटला हाउस पे माफी मांगनी चाहिए, क्यों अवनीश अवस्थी? अमीश जी, बड़ी साफ सी बात है। अभी अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे थे छोटा भाई है इनका। हाँ, हमारे लिए आप कह सकते हैं छोटा भाई, आपका तो बड़ा भाई था जब एक वोट से आपकी सरकार बचाई थी मनमोहन सिंह की। ओवैसी के सामने घुटने टेक के खड़े हुए थे कि नहीं हुए थे? और कर्नाटक के इलेक्शन में किसने रैलियां की थी? ओवैसी ने रैलियां की थी ना, जेडीएस और आपके समर्थन में, आपके अलायंस के समर्थन में की थी। आप वोट लेने के लिए, सरकार बनाने के लिए उनके सामने घुटने टेक के खड़े होते हो और हमें ये कहते हो कि हमारी बी पार्टी है। मैं बी कौन कौन सी पार्टी को बताऊं? इंडियन सेकुलर फ्रंट, वो जो कहता है कि हिंदुस्तान के, इंडिया के 40-50 करोड़ लोग मर जाएं, ऐसा वायरस आना चाहिए। ऐसा वायरस आए कि इंडिया के 40-50 करोड़ लोग मारे जाएं, उसके साथ ये अलायंस करते हैं। वहां पे असम में आज बदरुद्दीन के साथ करते हैं। जहां है, एक बात नहीं। और मैं इनको समझा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि इनको इनकी पार्टी वाले नहीं समझा पा रहे, वो 23 लोग, तो मैं क्या समझा पाऊंगा? मैं तो जनता के सामने, आपके दर्शकों के सामने रख रहा हूं कि इसमें ना आए। अजय आलोक ने सही कहा और मैं भी यही कहना चाहता था कि एक समय हमने नारा सुना था, जिसका जितना हिस्सा हो, जिसकी जितनी संख्या हो, उसका इतना हिस्सा हो। वैसे साहब कह रहे हैं कि भाई देखो, एनकाउंटर करते समय 17%, 18% होगा भाई, अब एनकाउंटर नहीं करेंगे, अब हम नहीं पकड़ेंगे। जी तौसीफ खान, कमाल की बात है, इस देश में किस तरीके का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी भी वही थी। तौसीफ खान से पूछिए ना कि ममता बनर्जी बताए ना, वो जिसको बाटला हाउस को वो फर्जी एनकाउंटर बताया था उन्होंने। ओके, तौसीफ खान, ममता बनर्जी को भी माफी मांगनी चाहिए, प्रकाश जावड़ेकर ने बोला है। 40 सेकंड्स, देन संबित पात्रा। देखिए, अगर आज जो ये बहस कर रहे हैं कि ओवैसी साहब ने कुछ कह दिया, उसको लेकर के ये पोलराइजेशन का चार्ज लगाते हैं, मैं कहता हूं कि इन्हें सीधा सीधी कंप्लेन करना चाहिए, उनके खिलाफ केस करना चाहिए अगर उन्होंने कुछ झूठ और गलत बात कहा है तो। दूसरी बात कि बंगाल इलेक्शन में ये पोलराइजेशन, ये जो बीजेपी सोच रही है, ये बंगाल में नहीं चलने वाला। बंगाल में एक एम फैक्टर है, वो एम फैक्टर होता है महिला फैक्टर, और बंगाल की हर महिला बंगाल की दीदी को वोट देने वाली है। और अब चूंकि बंगाल में दीदी पे हमला हुआ है, तो ये मैं सेकंड में तक वेट करने की जरूरत नहीं है। आज सजा हुई है जिसकी वकालत ममता बनर्जी करती थी। वो बाटला हाउस एनकाउंटर पर आपका क्या कह रहा है? आज आतंकी को सजा मिली है। कोर्ट का प्रोसेस है, सजा मिल गया है। इलेक्शन कमीशन, कोर्ट के प्रोसेस है, सजा मिल गया है। हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया ममता बनर्जी पर हमला नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने एसपी को हटा दिया, वहां के सिक्योरिटी डायरेक्टर को हटा दिया, ठीक है, नए एसपी, नए सिक्योरिटी डायरेक्टर को बिठा दिया। बहस का विषय नहीं है आज बाटला हाउस एनकाउंटर, आज जो ओवैसी ने बोला वो विषय है। संबित पात्रा, ममता माफी मांगे, सोनिया गांधी माफी मांगे, अरविंद केजरीवाल माफी मांगेंगे, ये प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है। देखिए, इस देश में 70 सालों तक एक वर्ल्ड कप चल रहा था, और वो वर्ल्ड कप है सेक्युलरिज्म का वर्ल्ड कप। सेक्युलरिज्म के नाम पे ये मुस्लिमों के लिए ताली और हिंदुओं के लिए गाली, इस प्रकार का एक वर्ल्ड कप चल रहा था। तब तक जब तक ओवैसी इनके साथ थे, कांग्रेस वालों के साथ थे, तब तक तो ओवैसी बहुत अच्छे थे, तब तक जो बोल रहे थे सब सही है। याद करिए, 10 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने यूपीए में ओवैसी को रखा हुआ था। 2013 में जाके ओवैसी अलग हुए थे कांग्रेस पार्टी में, तब तक वो सब कुछ सही था। अब छोटे भाई बन गए हैं। मैं ये भी बता दूं, अभी 4 दिन पहले शिवसेना और AIMIM गठबंधन हुआ है अमरावती महाराष्ट्र में, और कांग्रेस भी उस गठबंधन की हिस्सा है।
तो हमारी छोटे भाई के साथ आप क्या कर रहे हैं भैया? ये चचा अगर हमारे छोटे भाई हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप गठबंधन क्यों कर रहे हैं? देखिए, इन लोगों को लगता था, कांग्रेस पार्टी को स्पेशली लगता था कि मुसलमान वोटों पर इनका एक छत्र आधिपत्य है, ये तुष्टीकरण करेंगे और मुसलमान वोट इन्हीं को मिलेगा। जब इनका कॉम्पिटिटर ओवैसी में आ गया, मतलब कैसा कॉम्पिटिटर? वो भी मैं शेर तो तू सवा शेर, मतलब तुम सोनिया गांधी तो मैं जिन्ना। अब जब जिन्ना आ गया है तो सोनिया बोल रही है अरे बाबा ये तो सारा लोग ये जिन्ना के पास चला जाएगा, मेरे पास तो आएगी नहीं। मैं भले ही कितना आंसू बहा लूं, कितने ही रो लूं आतंकवादियों को देख के, मगर जाएगा तो मुसलमान वोट असली मुस्लिम के पास, अर्थात जिन्ना के पास। तब ये हमारा छोटा भाई बन गया, तब ये बुरा बन गया। ये लोग इतने दोगले लोग हैं। ये लोग वो हैं जो हिंदू मुसलमान का काउंटिंग आर्मी के अंदर कराना चाहते थे। याद करिए, सोनिया गांधी ने कहा था आर्मी में कितने मुसलमान हैं ये भी काउंटिंग होनी चाहिए। ये वो लोग हैं जब बालाकोट जब स्ट्राइक होता है, बम फटता है, कितने आर्मी के लोग शहीद होते हैं, उसमें जाति का सेंसस, वो जाति के आधार पर डेड बॉडी उस समय शहीदों की काउंट करते हैं। ये वो लोग हैं जो पुलिस में कितने लोग हिंदू हैं कितने मुसलमान हैं उसकी भी गिनती करना चाहते हैं। और अब जब फंसे हैं कि ओवैसी आके इनका वोट काट रहा है तो अब इनको दुश्मनी नजर आ रहा है। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, आज कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ता को ज़्यादा मतलब उनको छोड़ दीजिए, हमारे चाचा जी को, क्योंकि उनको ऐसे भी जाके सोनिया जी के आंसू पोंछने हैं। सोनिया जी बहुत दुखी है, रो रही है सोनिया जी, क्योंकि फांसी हो गया है। मैं तो कहूंगा अखिलेश जी आप मुक्त हैं, ऐसे भी गोदी मीडिया में डिबेट में क्या करना है? पेट्रोल पे तो डिबेट हो नहीं रहा है, ये आपका विषय भी नहीं है। आपने कहा इस विषय पे डिबेट कोई फायदा का विषय भी नहीं है। रुमाल है कि नहीं आपके पास? नहीं तो रुमाल हम भिजवाते हैं। जल्दी जाइए 10 जनपद। सोनिया जी का हाल बहुत खराब है, आंसू पोछिए। और देखिए राहुल गांधी कहीं बेहोश ना हो गए हों, नहीं कहीं बेहोश तो नहीं हो गए राहुल जी? दिखाइए जरा, वो फांसी हो गई है आज। जी हाँ बोलिए, आप बोलिए, ज्यादा मत बोलिए, जाना भी है आपको। ये वो लोग हैं जो जंगे आजादी में इस देश के खिलाफ गद्दारियां करते हुए अंग्रेजों के साथ। ये वो जंगे आजादी आ गया इनका, जंगे आजादी, बड़ा जंगे आजादी में तलवार उठा के सोनिया गांधी झुमरी तलैया से लड़ रही थी। अरे चाचा जी, ये जंगे आजादी में सोनिया गांधी तलवार उठा करके कौन से झुमरी तलैया से लड़ रही थी? बताओ तो जरा, कौन से झुमरी तलैया से लड़ रही थी? बड़ा सोनिया गांधी एकदम राहुल गांधी को पीछे टांग करके लड़ रही थी एकदम झुमरी तलैया में। एकदम यूरोप से लाए हैं अध्यक्ष और हमें सिखाते हैं जंगे आजादी। एकदम अरे जानते हैं कि नहीं? सोनिया जी के पिताजी का नाम बताइए तो स्टीफानो माइनो। स्टीफानो माइनो कौन है पता है आपको? स्टीफानो माइनो मुसोलिनी के घर में काम करता था, पता है आपको? स्टीफानो माइनो, बोलिए मेरे साथ 10 बार। स्टीफानो माइनो, स्टीफानो माइनो, स्टीफानो माइनो, स्टीफानो माइनो, बोलिए मेरे साथ 10 बार। स्टीफानो माइनो। क्या हुआ? समित उनको 40 सेकंड दीजिए। मुसोलिनी के स्टीफानो माइनो। ठीक है, जंगे आजादी, आपने अपनी बात को रखा। बड़ा ये एकदम झुमरी तलैया से सोनिया जी जंगे आजादी में लड़ रही। क्या लगा है? बोलिए। अभी तो एक ही लगा था। ये वो लोग हैं, क्या लगा है स्टीफानो माइनो इनको? जो क्या लगा है के साथ सरकार, जल्दी जाइए, सोनिया जी रो रही हैं। ये वो लोग हैं जो मुस्लिम लीग के साथ सरकार, मुस्लिम लीग हमारा है। ये जाके पलक्कड़ से नहीं जाके वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं मुस्लिम लीग के सहायता से। वहां चुनाव जीता है मुस्लिम लीग के सहायता से। अब मुस्लिम लीग कर रहे हैं। मैं तो पीछे बोलता नहीं। वायनाड से कौन चुनाव जीता है? वायनाड से कौन चुनाव जीता है? ये कहाँ है? कौन चुनाव जीता है? वायनाड भी देश का किसने कहा? मुसलमान पार्टी है, किसने कहा था? ये क्या नाम जैसे कर रहे हैं ऐसे? ये नाम सांप जैसे क्यों कर रहे हैं ऐसे? अभी तो 2 ही लगे, एकदम डसने को हो रहे हैं। अभी तो बिलबिला एकदम नाग सांप जैसे ऐसे मत करिए। हाँ, कोई चिंता मत करिए। कौन बिलबिला रहा है देख रहे हैं। ये वो लोग हैं कि जो गांधी की हत्या करते हैं और नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद कहने में शर्म खाते हैं। मतलब बोलो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। कौन से विषय को लेके आए हैं? सबसे पहला आतंकी नाथूराम गोडसे। तुम तो एक बार पहले बोलो कि बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे जाने वाले आतंकवादी मुर्दाबाद। ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी करे थे, उसका मुर्दाबाद तो करो। बुरहान वानी का मुर्दाबाद तो करो एक बार। पूरा प्राण पखेरु फटफड़ा जाएगा इनका अभी। क्या करें एंकर बेचारे, क्या करें? नौकरी जो करनी है
हाँ, तो अभी तो तीसरा मैंने कहा। अरे रुमाल चौथा दीजिए, ये एक रुमाल है कि- क्या आपके पास? हाँ, रुमाल रुमाल, कि ये रुमाल है, ये लीजिए वो छोटा लोग सा हैं रुमाल। कि सोनिया जो जी का आंसू गोडसे पोंछना है को- आपको, बहुत रो रही है गोडसे सोनिया की जी। महिमा अरे मंडन दोपहर से करते जब से हैं। फांसी की सजा और हुई है, गांधी के रुमाल जा रुमाल, करके- कांग्रेस के ए प्रवक्ता को लो, रुमाल लो, दीजिए, लो, चाचा जी लो, रुमाल, भैया, रुमाल ये कौन- रुमाल रुमाल, सोनिया जी के लिए रुमाल। बेचारी सोनिया जी बहुत रो रही है। सलमान जी रुमाल, आपको मैं रुमाल दे रहा हूँ। संबित आपने अपनी बात को रखा। मेरा निवेदन है कि एक एक करके सब अपनी बात पे रखिए। मेरे पास 4 मेहमान और हैं जिनकी बात मुझे जाना है। संबित होल्ड ऑन, संबित होल्ड ऑन। अखिलेश जी, हाँ जी, अखिलेश जी आप अपनी बात पे रखिए। अखिलेश जी प्लीज। जी तो देखिए, ये वो लोग हैं, देखिए गांधी की तो हत्या करने वालों को महिमा मंडन करते हैं, लेकिन देखिए इनमें वो साहस नहीं है कि गांधी का विरोध कर सके, कि उनकी मूर्ति के आगे मत्था टेकते हैं। अरे मादा हो, हिम्मत है तो जिस तरह से गांधी के हत्यारों को महिमा मंडल करते हो, गांधी को छोड़ दो ना। क्यों? पर आप क्यों गांधी को छोड़ने की बात कर रहे हैं? सुनिए, अरे प्लीज बीच में, अरे रुकिए, अभी तो तैयारी हुआ है ना। ये वो लोग हैं जो कंधार पहुंचा के आते हैं। पूजा करने वालों को मध्य प्रदेश में आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। प्लीज अखिलेश जी प्लीज रुक जाइए। अब वो गए तब आप कूद पड़े। मैं तो आपसे सवाल ही के लोग पूछ रहा हैं डिफेंड करने के लिए। नहीं, बीजेपी के लोग हैं बीजेपी को डिफेंड करने के लिए। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप बार-बार आप इस बहस के अंदर 7 बारी गोडसे को ला चुके हैं, लेकिन गोडसे के पुजारी को आपने मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। क्यों? मैं तो एक सेंटेंस पूरा नहीं कर पाया। बोलिए। कूद पड़े, वो दूसरे गए तो आप कूद पड़े। इतनी पीड़ा होती है। देखिए, ये वो लोग हैं कि जो लोग इस देश के दुर्दांत खूंखार आतंकवादियों को कंधार पहुंचा के आते हैं। ये वो लोग हैं कि जो इस देश का एनिमी नंबर 1 है ISI, उसके चीफ को जब वो हमला कराता है तो उसके चीफ को भारत बुला के और अपनी जांच भारत से कराते हैं। ये वो लोग हैं कि 300 किलो RDX हमारी सेना पे, CRPF पे बम ब्लास्ट करने के लिए पहुंच जाता है, ब्लास्ट हो जाता है और उसका पता नहीं लगा पाते हैं कि कहां से आया, किसने किया। ठीक है, ये वो लोग हैं। ठीक है, आपने अपनी बात करो। संबित 20 सेकंड। संबित 20 सेकंड रिस्पॉन्ड। 20 सेकंड संबित, 20 सेकंड। जी नहीं, देखिए ये अभी हिंदुस्तान की सरकार पाकिस्तान को बचाने का काम कर रहे थे। कह रहे थे जो बम ब्लास्ट हुआ है हिंदुस्तान की सरकार ने RDX पहुंचाया है। मतलब इनका राहुल गांधी जो है सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को फर्जिकल बताते हैं, और उनके प्रवक्ता यहां पर आकर कहते हैं कि बम फोड़ने का काम सरकार कर रही थी। क्यों भैया, क्यों चच्चा? आपको पाकिस्तानी चच्चा क्यों ना बोला जाए? क्यों ना बोला जाए पाकिस्तानी चच्चा? आप पाकिस्तान के हक में क्यों बोलते रहते हो? चीन माँ बेटे जाके 2008 में वहां MOU साइन कर रहे थे, शी जिनपिंग के पीछे हाथ जोड़ करके खड़े थे, और आप यहाँ पर चीन और पाकिस्तान के बारे में बता रहे हैं। आपकी इतनी हिम्मत है। और दूसरी बात है, आप तो वो लोग हैं जो याकूब मेमन के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट गए थे कि याकूब मेमन को फांसी नहीं होनी चाहिए। ये वो पार्टी है जिसके राहुल गांधी कह रहे थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। ये अफजल गुरु के साथ खड़े होने वाले लोग ये आज हमें सिखाएंगे। अफजल गुरु के साथ खड़े होने वाले लोग अजय आलोक और तौसीफ खान। तौसीफ खान, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि चुनाव है तो निश्चित तौर पर हर चीज को चुनाव से जोड़ के देखा जाता है, बाटला हाउस एनकाउंटर पर जो ममता बनर्जी का बयान था उस समय, वो भारी पड़ेगा? नहीं, उसका कोई असर नहीं होगा। देखिए, वो सही कहा था, आप मुझे बताइए, तब गलत नहीं कहा था, क्योंकि आज सजाए मौत हुई है, आज फांसी की सजा दी गई है रेयर केस में। क्या आपको लगता नहीं है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी ममता बनर्जी तब? देखिए, कोर्ट जब कोई फैसला देता है तो वो अपने कानून के मुताबिक देता है। अभी अगर कभी किसी नेता ने डिमांड किया कि इनकाउंटर फेक है या नहीं है, इस पे इंक्वायरी कर दिया जाए। टेररिस्ट के एनकाउंटर को कोई एनकाउंटर नहीं है, टेररिस्ट का एनकाउंटर है। इनकाउंटर को अगर कोई फेक इनकाउंटर करता है किसी भी हालत में, तो फेक एनकाउंटर कानूनन जुर्म है। इशरत जहां के एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर कहा गया। अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, रिस्पॉन्ड टू दिस। अगर कोई कानून ये है कि आप फेक इनकाउंटर नहीं करेंगे। आप अजय आलोक आप भी नेता हैं, तो आतंकी के एनकाउंटर को डिफेंड करिएगा। आप इस लाइन से सहमत है जो मासूम लोगों को मारता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको देखिए अमीश, अभी आपके डिबेट में लगभग 40 मिनट हो गए हैं, और इस 40 मिनट में आपको ये नहीं दिखा, जितने हमारे विपक्ष के मित्र बैठे हुए हैं
उनमें आपस में ये लड़ाई हो रही है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार कौन। और सच्चाई ये है कि इन लोग जब भी सत्ता में रहे हैं मुसलमानों की दुर्गति ही की है इन्होंने। अभी आपके चैनल पे मैं देख रहा था, वहाँ का एक मुस्लिम लड़का बोल रहा था कि पूरे मुसलमानों का बजट, अल्पसंख्यक कल्याण बजट पश्चिम बंगाल का सिर्फ 300 करोड़। क्यों? आबादी 10 करोड़ और बजट 300 करोड़। बिहार में हम लोगों ने 750 करोड़ किया हुआ है। काम करना उसको कहते हैं, लेकिन इनको सिर्फ वोटों से मतलब है। अभी चचा कह रहे थे कि ये वो लोग हैं जो 814 को हाईजैक करके ले आए थे। अरे हाईजैक किया था क्योंकि अपने देशवासियों को छुड़ाना था, इसीलिए टेररिस्ट को छोड़ा। आपके कारण नहीं कि जिसने इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के कारण प्लेन हाईजैक कर लिया तो बाद में उसको एमपी बना के बैठा दिए, पुष्ट दर पुष्ट। पांडे ब्रदर्स को कोई भूलता नहीं है। अरे कुछ बोलने के पहले अपने गिरबान में झांकिए। आप लोग किस तरह ले जा रहे हैं देश को। वसीम अकार साहब कुछ मुसलमानों के लिए बोलते हैं, कांग्रेस कुछ मुसलमानों के लिए बोलने लगती है, तौसीफ खान अपना राग अलापने लगते हैं। क्या कर दिया बंगाल में? इलीगल इमिग्रेंट बढ़ा दिया आप लोगों ने। 12% आबादी बढ़ा दी बंगाल की पिछले 10 साल में। इसका जवाब कौन देगा? तौसीफ 15 सेकंड। देखिए आलोक जी हैं या बीजेपी के प्रवक्ता है, ये सारे लोग खिसियानी बिल्ली की तरह है। क्योंकि आज अमित शाह की रैली में लोग आए नहीं, झारग्राम में उनके रैली होना था तो उन्होंने बेचारे अपना रैली कैंसिल कर दिया क्योंकि उनके रैली में भीड़ ही नहीं हुई, सारे चेयर खाली, सारे कुर्सी खाली पड़े हुए। तो इसका तो जब बंगाल की जनता ने अपना जवाब दे दिया है। अब आप जितना भी जो खिसियानी बिल्ली की तरह सर खुजाना है, पैर पटकना है, कर लीजिए। आपको यहाँ पे सत्ता तो मिलने वाला है नहीं। बंगाल से निकाले जाएंगे, फिर उसके बाद केंद्र सरकार से भी बीजेपी निकाली जाने वाली। लेकिन बंगाल में तो अभी आप हैं, निकाली बीजेपी जाएगी। ओके, संबित पात्रा और अवस्थी साहब कुछ कहते रहे। अवस्थी साहब 15 सेकंड प्लीज, क्विकली। अवनीश अवस्थी 15 सेकंड्स। मैं अमीश 15 सेकंड में बात नहीं कही जा पाती, लेकिन तौसीफ खान आ गए ना उसी पर, चुनाव पर। ये हिंदू मुसलमान पर बातचीत हो रही थी, फेक एनकाउंटर पर बात हो रही थी। ममता बनर्जी ने क्यों कहा जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आया, तो कोर्ट के फैसले आने से पहले क्यों कह दिया कि फेक एनकाउंटर है? किस आधार पे कहा, किस प्रमाण के आधार पे कहा? कोर्ट का फैसला आने देते, उसके बाद कहते ना फिर आगे के चुनाव में हारेंगे। मतलब आपको सिर्फ इसके अलावा, चुनाव के अलावा कुछ नजर नहीं आता। दूसरे, अखिलेश जी को 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, सिर्फ जस्ट 10 सेकंड। अखिलेश जी, ये वो आदमी है जो असबल कजाब जो है बॉम्बे के ताज में घुस करके मारता है सैकड़ों लोगों को, और वायुसेना कहती है कि हम मारने को तैयार हैं। ये वो पार्टी थी, ये वो लोग थे, ये वो लोग थे जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं। आप देख रहे हैं आर पार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो। लेकिन आखिर में हम हमेशा निष्कर्ष देते हैं, और आज की बहस का निष्कर्ष यह है कि अपराधियों में धर्म नहीं ढूंढना चाहिए और एनकाउंटर में धर्म बिल्कुल नहीं ढूंढना चाहिए, और खासतौर पर आतंकियों के। इससे देश का नुकसान होता है, यदि भारतवर्ष का नुकसान होता है। और इसीलिए जब हम आतंकियों का धर्म ढूंढते हैं और उनके एनकाउंटर पर सवाल खड़ा करते हैं, तो असल में हम सवाल खड़ा करते हैं अपने सुरक्षा कर्मियों पर। यही आज की बहस का निष्कर्ष है। जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर पार।